नमस्कार। अमेरिका का हाल यूट्यूब चैनल के इस एपिसोड में आइए हम नज़र डालते हैं भारत की नई भाषा नीति यानी शिक्षा नीति और उसका हमारे हिंदी शिक्षण पर विदेशों में, विशेष तौर पर अमेरिका में हिंदी शिक्षण पर क्या असर पड़ सकता है और उन दोनों का भारत की शिक्षा नीति यानी भाषा नीति और विदेशों में हिंदी शिक्षण के बीच क्या संबंध है, इस पर हम आइए विचार करते हैं। यहाँ अमेरिका में विदेशी भाषा का शिक्षण प्रभावी ढंग से करने के उद्देश्य से भाषाविदों ने 6 सिद्धांतों का गठन किया है। भाषा शिक्षण, जिनमें हिंदी भाषा भी शामिल है, औपचारिक ढंग से करने के लिए इन सिद्धांतों का पालन न सिर्फ उपयोगी है बल्कि शिक्षार्थी की रुचि उस भाषा में बढ़ाने में सहायक भी साबित हुआ है। भाषा शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए इन सिद्धांतों की जानकारी और उनका प्रयोग बहुत ही कारगर साबित हुआ है। इन सिद्धांतों का सुनियोजित ढंग से पालन कर शिक्षार्थियों को विश्व भाषा, जिनमें हिंदी भी शामिल है, या कह लीजिए अंग्रेजी के इतर अन्य भाषा की औपचारिक शिक्षा सफलतापूर्वक दी जा सकती है। इन सिद्धांतों में से 3 ऐसे सिद्धांत हैं जिनका संबंध भाषा की मूल संस्कृति से है। मूल संस्कृति यानी जहां भाषा, जिसे अकादमिक परिसर में टारगेट लैंग्वेज कहते हैं, उसका जन्म हुआ। संक्षेप में इन 3 सिद्धांतों का जिक्र करें तो वे हैं: नंबर 1, पाठ्यक्रम का संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन उसी भाषा में हो जिसमें उसकी शिक्षा दी जा रही है। यानी अगर हम हिंदी पढ़ाते हैं तो शिक्षक हिंदी का ही अधिकांश यानी कि 90% से ज़्यादा प्रयोग करें। दूसरा, प्रामाणिक सामग्री का इस्तेमाल हो। प्रामाणिक सामग्री से हमारा तात्पर्य यह है कि टेक्स्ट यानी कि लिखित विवरण, चित्र और वीडियो क्लिप, उनका उत्पादन या उनकी क्रिएटिविटी, उनकी रचना मूल संस्कृति में शिक्षा के अलावा अन्य किसी उद्देश्य से की गई हो। यानी कि यदि हम अखबार के समाचार को लेते हैं तो वह एक प्रामाणिक सामग्री है अगर वो विषय के अनुरूप है। लेकिन समाचारों का निर्माण या उसका प्रकाशन शिक्षा के उद्देश्य नहीं होता। उसका काम है लोगों को सूचना देना। इसी प्रकार विज्ञापन, इसी प्रकार बिलबोर्ड कह लीजिए, टेलीविज़न सीरियल कह लीजिए, फिल्म कह लीजिए, इन सब का हम उपयोग विदेशों में यानी कि जैसे कि अमेरिका में हम भाषा शिक्षण के लिए कर सकते हैं। तो ये है दूसरा सिद्धांत प्रामाणिक सामग्री के बारे में। और तीसरा यह कि शिक्षण सामग्री के साथ भाषा और संस्कृति का समुचित समन्वय किया गया हो। यानी भाषा अपने आप में प्रभावी तब तक नहीं होगी जब तक हम उसको सांस्कृतिक संदर्भों के साथ, यानी कि कल्चरल प्रोडक्ट यानी कि प्रतीक चिन्ह, उसका कैसे हम प्रयोग करते हैं यानी कि व्यवहार, प्रैक्टिस और पर्सपेक्टिव यानी कि उसकी संदर्भ, उसकी पृष्ठभूमि। इन सिद्धांतों का पालन करने के लिए हमें भारत की तरफ देखना जरूरी है क्योंकि हिंदी भारत से आई है। यहाँ अमेरिका में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का पालन करते हुए हेरिटेज लैंग्वेज यानी विरासत की भाषा हम सिखा रहे हैं। जैसे हिंदी एक हेरिटेज लैंग्वेज है, लेकिन उसका सांस्कृतिक संदर्भ, सांस्कृतिक आधार आवश्यक है, तभी वह भाषा शिक्षार्थी समझेंगे और उसके सांस्कृतिक संदर्भ को भी समझ सकते हैं। इसीलिए हमें हिंदी शिक्षार्थियों को या उनके लिए भारतीय सामग्री का उपयोग करना होता है। हिंदी की शिक्षा देते समय भारत में हो रहे अकादमिक और सामाजिक उतार चढ़ाव से प्रभावित होना स्वाभाविक है। जैसे कि भाषा शिक्षा का मूल विषय मान लीजिए भारत का भूगोल है, जिसके अंतर्गत हम सुंदरबन या पोंगल के बारे में बच्चों को बता रहे हैं। लेकिन यह सब
बिना सांस्कृतिक संदर्भ के स्थानीय रीति रिवाज परंपराओं के बगैर नहीं हो सकता। उनको मिला करके, उनका समन्वय करके ही संभव है। उदाहरण के लिए सोचिए इनक्रेडिबल इंडिया, जो कि बड़े विश्वव्यापी उसका प्रचार हुआ और जगह जगह उसके चित्र, उसके वीडियो क्लिप दिखाए गए वेबसाइट के माध्यम से। उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था विदेशी पर्यटकों को भारतीय संस्कृति की झलक दिखाना। अगर उनकी सामग्री, उनकी सूचनाएं, चित्रों के कैप्शन और वीडियो क्लिप हिंदी में होते तो वे हमारे लिए प्रामाणिक सामग्री का काम कर सकते थे। अब आइए भारत की नई शिक्षा नीति पर विचार करें। इस शिक्षा नीति से हमें यानी कि विदेशों में भाषा शिक्षा के लिए कितना मार्गदर्शन प्राप्त होता है, इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज में दो मुहावरे यानी कि दो शब्द हैं। एक तो है मातृभाषा और दूसरा घर की भाषा, जिनका उपयोग किया गया है भाषा के संबंध में। लेकिन हिंदी शिक्षा के बारे में साफ साफ ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है। हाँ, पाठ्य सामग्री के निर्माण पर जो भारत की राष्ट्रीय शोध और प्रशिक्षण परिषद, जिसे नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहते हैं, उस संस्था को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह एक बहुत अच्छी बात है और उसका हम स्वागत करते हैं। भारत के बाहर हिंदी शिक्षण के लिए विश्व स्तरीय सिद्धांतों का पालन किया जाता है, जिनमें पाठ्य पुस्तकों से ज्यादा मूल संस्कृति में प्रयोग की जाने वाली सामग्री को महत्व दिया जाता है। इस सामग्री का निर्माण, जैसा कि मैंने कहा, शिक्षा के अलावा अन्य किसी उद्देश्य से किया गया हो, जैसे समाचार पत्रों की कतरने हमें बताई, प्रचार सामग्री, फिल्म, वीडियो, साहित्यिक कृतियां और पौराणिक कहानियां, जो कि भारतीय समाज के बारे में कुछ कहती हैं, उनके इतिहास, उनके सांस्कृतिक संबंध के बारे में हमें कुछ बताती हैं। इस तरह की सामग्री पाठ्य पुस्तकों में समाहित करने का कार्य राष्ट्रीय शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग नामक संस्था ने किया है। जाहिर है कि परिषद यानी कि NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इनमें ऐसे एकेडमिक विशेषज्ञ हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों को मानते हैं, पहचानते हैं और ऐसी सामग्री तैयार करने में सक्षम हैं जिनका इस्तेमाल गैर हिंदी भाषी शिक्षार्थियों को हिंदी शिक्षा के लिए किया जा सकता है और उसका बड़ा लाभकारी असर हमें दिखाई पड़ेगा। भारत की भाषा नीति में इस बात का उल्लेख है कि 8वीं कक्षा 8वीं ग्रेड तक मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। भारत में अंग्रेजी परस्त लोगों की एक ताकतवर लॉबी ऐसी है जो इस सिद्धांत का विरोध कर रही है, इस नीति का विरोध करती है। लेकिन मातृभाषा में अनेक विषयों की शिक्षा 21वीं सदी के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिनमें इस बात पर जोर दिया गया है कि भावी पीढ़ी के शिक्षार्थियों को द्विभाषी बनाना चाहिए। उन्हें विश्व नागरिक के रूप में प्रशिक्षित करना आवश्यक है। जब भारत के बाहर इस सिद्धांत को अपनाया जा रहा है तो भारत में ही इसकी उपेक्षा क्यों हो रही है? परेशानी की बात यह है कि भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी को संपर्क भाषा, राजभाषा अथवा राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का प्रश्न आज राजनीतिक रूप ले चुका है। भारत की त्रिभाषा फार्मूला यानी कि 3 भाषाओं को सिखाने का जो नीति 60 के दशक में लागू की गई थी, उसका आंशिक रूप से उद्देश्य
ये था कि विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को मल्टीलिंगुअल, बाइलिंगुअल और से आगे मल्टीलिंगुअल बनाया जाए, अनेक भाषाओं के जानकार के रूप में उन्हें शिक्षित किया जाए। लेकिन हिंदी के साथ साथ इस नीति से, यानी कि त्रिभाषा फार्मूला से, हिंदी के साथ जो दूसरी राष्ट्रीय भाषाएं हैं, 28 भाषाएं भारत की, उनको भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। दुर्भाग्य से हिंदी और गैर हिंदी भाषी राज्यों ने इस सिद्धांत को, इस नियम को, इस नीति को ठीक से लागू नहीं किया, आधे मन से लागू किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी जो कुछ दिनों पहले घोषित की गई है, वो इतनी लचीली है कि जिसमें संपर्क भाषा को समृद्ध करने की बात भी मुश्किल से कही गई है। शिक्षा नीति भाषा नीति नहीं है। शिक्षा नीति भी देश भर में लागू नहीं किया सकती, क्योंकि शिक्षा नीति राज्यों का अपना मामला होता है। फिर हिंदी की पढ़ाई किस रूप में की जाए? संपर्क भाषा के रूप में, राजभाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में? अब इसके बाद प्रश्न और भी जटिल हैं। क्या हिंदी में भूगोल, समाजशास्त्र, विज्ञान, राजनीति शास्त्र आदि विधाओं की शिक्षा दी जा सकती है? हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही ये प्रश्न अनेकों बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन उनके उत्तर आज तक नहीं मिले। यह कहना प्रासंगिक होगा कि भारत में संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद न तो हिंदी में, न ही अन्य भारतीय भाषाओं में विभिन्न विषयों के लिए विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाने लायक पाठ्य सामग्री का निर्माण हो सका है। यदि हिंदी को प्रमुख भारतीय भाषा मानकर अन्य भाषाओं में शिक्षण सामग्री का ईमानदार लक्ष्य निर्धारित किया गया होता, तो शायद अंग्रेजी प्रस्तों की एक प्रमुख शिकायत, उनका उत्तर दिया जा सकता था। क्या? यही कि हिंदी और भारतीय भाषाओं में शिक्षा के लिए पर्याप्त पाठ्य पुस्तक, पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है। ये जो अंग्रेजी प्रश्न लोग कहते हैं, उनका हम जवाब दे सकते थे अगर ये सामग्री होती तो। दूसरी बात, प्राथमिक यानी प्राइमरी, माध्यमिक यानी कि मिडिल और उच्च शिक्षा, यह जो क्रम है वह किशोर से युवा की तरफ बड़े हो रहे बच्चों के लिए उनके जीवन का, उनके ज्ञान का आधार स्तंभ, फाउंडेशन है ये प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल। भारत में क्या हुआ है कि ये सरकारी शिक्षा के जो 3 विद्यालय हैं, वे नियंत्रित हैं। उन पर जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दिया गया और कहा यह गया कि हिंदी माध्यम से पढ़ने के बाद बेहतर नौकरी नहीं मिल सकती, आपकी कमाई, आपका भविष्य बेहतर नहीं सकता। जबकि निजी स्कूलों में, जहाँ की फीस बहुत ऊंची होती है, यह संभव है कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने के बाद आप नौकरी करेंगे, नौकरी की एक तरह से गारंटी मिल सकती है, वेतन यानी कमाई अच्छी हो सकती है और आपका जीवन बेहतर हो सकता है। इस प्रकार अंग्रेजी माध्यम में पढ़े विद्यार्थियों के सामने हिंदी माध्यम में पढ़े विद्यार्थियों के साथ एक स्पष्ट रूप से खुले तौर पर भेदभाव का वातावरण भारत में मौजूद है। लेकिन विदेशों में भाषा के बारे में अलग सोच है। एक बात और कहना चाहूंगा कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था या सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था जो भारत में है, उसकी जो दशा है, उसी के कारण अंग्रेजी प्रस्तों को यह मौका मिलता है कि निजी शिक्षा की वो कहें कि निजी शिक्षा बेहतर है जहां की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। इस तर्क के आगे भारत के अधिकांश राज्य सरकार अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के आगे सर झुकाने लगी। ये राज्य सरकारें हिंदी प्रदेशों में भी अब अंग्रेजी को माध्यम बनाने की तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि माता पिता अब यह मान बैठे हैं कि अपनी भाषा में, हिंदी में या मातृभाषा में शिक्षा का अर्थ यह है कि बच्चों का भविष्य बिगाड़ा जाए। यानी प्रारंभिक शिक्षा अपनी भाषा में देने का मतलब है बेहतर नौकरियों का सपना हम न देखें, उसकी कोशिश भी न करें। जबकि अंग्रेजी माध्यम में शिक्षित युवक युवतियों से
उनको एक ऊंचे पायदान पर रखा जाए और उनके समक्ष मातृभाषा या हिंदी में पढ़े लिखे शिक्षा प्राप्त करने वाले युवक युवती कोई मुकाबला नहीं कर सकते। ये भेदभाव जो मैंने पहले कहा वह अभी भी कायम है। मगर यह बताना जरूरी है भारत के अंग्रेजी परस्तों को कि शिक्षा विशेषज्ञों ने, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा विशेषज्ञों ने मातृभाषा यानी घर की भाषा, जो भाषा नीति, जो शिक्षा नीति कह रही है, उनको बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए बड़ा ही जरूरी, आवश्यक माना गया है मातृभाषा में शिक्षा। मैं एक उदाहरण देता हूं जो अमेरिका का है और आंकड़ों के आधार पर है कि मिनेसोटा प्रदेश में, जो मुख्य शहर मिनियापोलिस है, वहां पर एक अकादमी है, उसका नाम है इंगहुआ अकादमी। इंगहुआ अकादमी में 8वीं ग्रेड के बाद ही अंग्रेजी का प्रारंभ समावेश किया गया है पाठ्यक्रम में, यानी 8वीं कक्षा तक विद्यार्थी सभी भाषाओं की शिक्षा चीनी भाषा में ग्रहण करते हैं। यह स्कूल शुरू हुआ था चीनी समुदाय यानी चीनी समाज के लोगों ने प्रारंभ किया था, लेकिन प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों ने यह देखा, यानी मिनेसोटा के, कि चीनी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रवीण होकर, यानी जब 12वीं कक्षा में एसएटी देते हैं तो उनका स्कोर, उनका जो अंक प्राप्त होते हैं वह एक भाषा यानी कि सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से पढ़े विद्यार्थियों से कहीं ज्यादा है। जब राज्य के मिनेसोटा राज्य के अधिकारियों ने देखा तो उन्होंने इंगहुआ अकादमी का संचालन अपने हाथों में ले लिया और आज स्थिति यह है, मैं स्वयं वहां जा चुका हूं इंगहुआ अकादमी मिनियापोलिस में। वहां चीनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अधिकांशतः गैर चीनी भाषा यानी कि जो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा, अमेरिकी मुख्य धारा के विद्यार्थी हैं, उनकी संख्या चीनी मूल के विद्यार्थियों से ज्यादा है। यह एक सोचने की बात है। हिंदी शिक्षण जिन सिद्धांतों पर आधारित है, और मैं यहां अमेरिका की बात कर रहा हूं, उन सिद्धांतों में 3 सिद्धांतों की थोड़ी चर्चा हमने की। अब जो बाकी 3 यानी कि कुल 6 सिद्धांतों की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। लेकिन मातृभाषा में और हिंदी, जो कि एक भारत की समग्र भाषा है, उसमें जो शिक्षा देने का तर्क है, जो समर्थन है, ये सभी भारतवासियों को करना चाहिए। इसके अलावा हिंदी माध्यम में प्रामाणिक सामग्री यानी कि चित्र, इमेज, वीडियो, जो विभिन्न विषयों के भूगोल, इतिहास से संबंधित हों, उनका निर्माण सबके लिए करना चाहिए, जिनका हम प्रयोग कर अमेरिका में और दूसरे देशों में हिंदी सिखा सकते हैं। जितनी ज्यादा व्यापक तौर पर प्रामाणिक सामग्री हमारे पास उपलब्ध होगी, हिंदी शिक्षा उतनी ही अच्छी होगी, उतनी ही कारगर होगी, उतनी ही उपयोगी होगी। और छोटी उम्र से हम जब बच्चों को सांस्कृतिक प्रतीक, उनके रीति रिवाज, व्यवहार और संदर्भों के साथ, पृष्ठभूमि के साथ हम जब सिखाएंगे, तो हमारे हिंदी शिक्षार्थी जो अपने घरों में हिंदी और उसके अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं, न सिर्फ एक मेधावी और सक्षम विश्व नागरिक के रूप में बड़े होंगे, बल्कि अपने जड़ों से, अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से, भारतीयता से बहुत मजबूती के साथ जुड़े रहेंगे और बड़े होकर के उनका व्यक्तित्व काफी आत्मविश्वास से भरा होगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें पसंद आई। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगले एपिसोड में हम उन 6 सिद्धांतों की विशेष तौर पर चर्चा करेंगे जिनके आधार पर भाषा शिक्षण यानी कि हिंदी शिक्षण होना चाहिए। ऑफ कोर्स अमेरिका में, क्योंकि मुझे यहीं पढ़ाने का 10 वर्षों से पढ़ाने का अनुभव है, इसीलिए मैं उन सभी शिक्षकों से, उन सभी शिक्षार्थियों से अपनी बात कह रहा हूं जो भारत के बाहर हैं और
21वीं सदी में बड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।